आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जो गद्य है वो छंद नहीं, जो जड़ है वो कंद नहीं, और जो बंद है वो स्वच्छंद नहीं। हर बंद चीज को कभी न कभी खोलना पड़ता है, और जो खुलता है उसे भी बंद होना है। इस खुलने और बंद होने के द्वंद्व में जीवन और बाजार दोनों फंसे हैं। फंस तो बोरिस जॉनसन भी गए, पतझड़ आते तक सत्ता से उनकी विदाई हो जाएगी। लेकिन जुलाई ही था जब राज की विदाई हुई थी, लाइसेंस राज और परमिट राज। नीली पगड़ी वाले सरदार जी संसद आ गए थे, और उसके बाद सन 91 सिर्फ एक साल नहीं रहा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरे एक शिक्षक के लिए ये 91 था ये अंक, और दूसरे के लिए 91। ध्वनियाँ अलग अलग थीं, पर दोनों ये जानते थे कि ये 90 जमा 1 है, और 100 की तरफ बढ़ा पहला आश्वस्त कदम है। 91वां एपिसोड शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो पर। 3 ताल आप सुन रहे हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो, जय हो। सौ नहीं, 99। 91 में सरदार जी ने जो देगची चढ़ाई नई नीतियों के अलाव पे, वो दरअसल 99 के फेर की देगची थी। और उन्होंने कहा 91 में शुरू किया है, बस 99 तक तो जाना है, जोर लगाइए। ये जो 9 और 1 का अंक है, इसको जैसे बनाया जाता है, 9 देख के मुझे गणेश जी की सूंड याद आती है, और 1 अंग्रेजी वाला जो 1 है वो बिली बाउडेन एक अंपायर हुआ करते थे क्रिकेट में। वो जब आउट का इशारा करते थे तो टेढ़ी उंगली से करते थे। तो गणेश जी की सूंड और बिली बाउडेन की टेढ़ी। बिल्कुल, 91 को कई लोगों ने गणेश जी के रूप में देखा है। हालांकि उन्होंने विकेट वाली बात नहीं देखी, बिली बाउडेन वाली। लोगों ने ये देखा कि जो शूल गणेश हाथ में धारण करते हैं वो एक उसको सिंबलाइज करता है, और ये उनकी सूंड को। तो सूंड और शूल दोनों आ जाते हैं। वैसे कुल मिला के मुझे लगता है कि दीवार से टेक के खड़ा एक आदमी, अगर दीवार से कोई टेक के खड़ा हो जाए आराम की मुद्रा में, तो मुंडी नीचे किए हुए, तो वो एकदम 91 होगा। लोग पूछते हैं 84 में आप कहाँ थे, 91 में आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? मतलब मैं पैदा हुआ था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ 91 में। वाह! तो 91 में तो हम रायबरेली में एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, और कोई उम्र तो बहुत थी नहीं, कुल जमा 9-10 बरस की उम्र थी। लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आ रही थीं आसपास होते हुए, क्योंकि 91 बहुत ही हैपनिंग टाइम था। 90 के ख़त्म होते होते बहुत सारे छवियाँ राम मंदिर आंदोलन की, और उसके पहले आरक्षण के आंदोलन की, आरक्षण विरोध वीपी सिंह के समय, वीपी सिंह वाला, तो उनसे लदा हुआ पूरा का पूरा दिमाग हुआ करता था। और 91 में डंकेल प्रस्ताव के विरोध में, और विदेशी कंपनियों के विरोध में, और स्वदेशी की तरफ ले चलने को लेकर के मजबूत आंदोलन खड़े किए जा रहे थे। और ये बताने की कोशिश हो रही थी कि ये जो सरकारें हैं ये केवल धार्मिक रूप से भारत को तबाह नहीं कर रही हैं, आर्थिक रूप से भी भारत को तबाह कर रही हैं। जिस तरह की नीतियां, अब बीज आपके नहीं होंगे, अब तेल अनाज आपका नहीं होगा। उस समय डंकल, कारगिल, ये सब घर घर में बहुत बड़े कीवर्ड्स थे। ये कीवर्ड्स हो गए थे, सबको समझ में आता था डंकल प्रस्ताव क्या है। और वर्ल्ड बैंक और IMF, ये सब शब्द जो है ना, बहुत तो आदमी के अंदर पैशन जनरेट कर देते थे। आदमी भाषण देने लगता था चाय की दुकान पे, गांव में भी। संघ का एक पत्रक मुझे याद है, जो हम लोगों ने शाखाओं के 1 घंटे के कलरव को ख़त्म करने के बाद में बांटने का काम अक्सरिया किया अपने आसपास की कॉलोनियों में, बसाहटों में।
उसमें जो छवि थी वो बहुत वामपंथी कैरिकेचर वाली थी। अच्छा। संघ के पोस्टर में एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा A3 साइज का पोस्टर, और उसमें डंकल अंकल करके एक अमरीकी झंडे के स्टाइल वाला पतलून, सफ़ेद कमीज़ और उठा हुआ कोट पहने और हैट लगाए एक आदमी, जो क्लीन शेव था, निहायत गोल, मतलब जो कॉमिक्स के कैरेक्टर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा लगता था कि हार्डी जैसा। हाँ, जैसे उसके पेट में किसी ने छुच्छी में फिट करके पंप हवा भर दी है, एकदम स्फीत। और उसके पेट में, कोट में फिर तमाम तरह की योजनाएं घुसी जा रही हैं, उसके क्या क्या चीज़ें, आज़ादी और फलाना ढिमकाना, संस्कृति, सब चीज़ों को उसने अपने जेब में डाल रखा है। लोग नीचे जो है मरगिल्ले से जीवाश्म और कंकालों जैसे असहाय पड़े हुए हैं भारतीय, और डंकल अंकल जो है वो मुस्कुरा रहा है, खूंखार, वहशी और मतलब लसलसी सी हंसी है वो, है ना, कि मैं अपने ज़बान के सलाइवा में सब कुछ लपेट कर निकल जाऊंगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा, उस तरह का उसके चेहरे पे वो वैसे भाव। संघ और वाम की आर्थिक नीतियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा है। हाँ, कार्य नीतियों में फर्क रहा है। सैद्धांतिक रूप से देखिए, हमेशा अपने ज़मीन तैयार करने के लिए गरीब को घेरा जाता है, क्योंकि रैली में गरीब ही आएगा और गरीब ही बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके विषय तो ये सारे के सारे होंगे कि नहीं, अपने यहाँ हो, अपने लोगों को रोजगार मिले ना, मतलब सारे नारे आप देखिए, सर्वजन हिताय वहीं से निकला है, और वो सारा। बिल्कुल। गांधी जी भी यही करते रहे, तो सबकी राजनीति के, अब केजरीवाल जी का पूरा मॉडल देखिए ना, बिजली का बिल और पानी का बिल, इसी पे उनकी पूरी राजनीति चल रही है। तो वो है, तो 91 की जो छवि है वो यही छवि है कि बाबरी गिरेगी कि नहीं और देश बचेगा कि नहीं। और खाड़ी में युद्ध, हाँ, वो एक उस साल का वो तो साथ में चल रहा था, तो वो, और पहली बार हम लोग सुन रहे थे इसकी वजह से, मतलब मैंने तो पढ़ा ही है कि महंगाई बढ़ी और उसके बाद क्रूज मिसाइल, स्कड मिसाइल के, और सद्दाम हुसैन घर घर में हीरो माने जाने लगे थे, क्योंकि अमेरिका ने हमला किया था और सद्दाम हुसैन जो है वो खड़े हो गए, तो कई सारे लोगों ने अपने बच्चों के नाम सद्दाम रखना उस कुवैत में कुओं से उठती हुई लपटों और काले धुएं की तस्वीरें अक्सर या ब्लैक एंड वाइट होकर के बहुत विधियाँ बुरी लेकिन अखबारों में छपी हुई दिखती थी, और मिसाइलों पे सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी। अक्सर लोग बात करते मिलते थे कि कौनों मिसाइल छोड़ दो, या एक मिसाइल है कि पीछा करके वे मारी, मतलब तुम मिसाइल छोड़े हो और दौड़ाए के मारी, कहता उस छोड़ दो वो मिसाइल मरी। और उसको कुछ लोग फिर अपने अतीत से जोड़ करके दिखाने की कोशिश करते थे, हमारे तो यहाँ परंपरा रही है ये सब चीज़ें। आप देखिए, रामानंद जी ने दिखाया है, रामानंद सागर ने, ये ब्रह्मास्त्र ऐसे ही चलते थे। मिसाइलें क्या हैं उस समय के ब्रह्मास्त्र, आज उनको मिसाइल कह रहे हैं, पुष्पक विमान वगैरह। हाँ, तो सारी तो मतलब इस तरह से कि मतलब हम भले ही इस फटे में टांग नहीं अड़ाने की औकात रखते हैं, लेकिन हल्लुक हम भी नहीं हैं। तो अब अपने यहाँ वो विमर्श शुरू हो रहा था कि विज्ञान जो चीजें ला रहा है, वो हमारे यहाँ परंपराएं पहले। उनके यहाँ पे प्रोफेसर साहब के यहाँ उनका बेटा जो एयरफोर्स में है, उसके रिसेप्शन में राजभोग बना था। क्या राजभोग बना? राजभोग तो मैं चाचा के यहाँ भी बना था, आप उनका राजभोग बता रहे हैं। उसको तुरंत जनरलाइज करने के लिए कह रहे क्या करें, स्केट मिसाइल की सद्दाम को तो बहुत बड़ी चीज़ है। अरे हमारे यहाँ भी ये सब थी, आजकल नहीं है, क्योंकि आक्रांताओं ने वो किताबें चोरी कर ली। डकैती हुई हमारे यहाँ। ताऊ, जब मनमोहन सिंह ने 91 का बजट पेश किया, कितना अच्छा नाम है ना वैसे, मनमोहन सिंह। तो ऐसा लगता है ना, हाथ में माइक होना चाहिए और बगल में ऑर्केस्ट्रा। एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब वो गाते हुए निकलता है ना अर्थीयों के साथ, तो एकदम लगता है कि कोई मनमोहन ही है जो सिंह रहा है। और देखिए, वो जो रुपये पे रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है, 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता था। तो मनमोहन सिंह के साइन वाला 1 रुपये का नोट लोगों ने देखा हुआ था, सिंगल रुपये का जो नोट होता था। और वो मनमोहन सिंह फिर हमारे उदारीकरण जिसको बोलते हैं, जबरन उदारीकरण हुआ था। भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। फॉरेन जो रिजर्व होते हैं, एक्सचेंज का रिजर्व, वो बिल्कुल सोना गिरवी एक और कीवर्ड था। हाँ, और देश का सोना गिरवी। चंद्रशेखर ठीक पहले प्रधानमंत्री थे,
उनके टाइम में आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सद्दाम हुसैन हीरो हो गए थे, तब तक देश के लिए रूस मित्र था और अमेरिका दुश्मन था। ये मतलब उस वही फेज है जहाँ से कि अमेरिका की छवि धीरे 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 बदलने लगी और सबको ये था कि देखो अमेरिका को सद्दाम पेल देश। अच्छा, सद्दाम का तो आप जानते ही हो, पिछले दूसरे वार में एक आदमी था उनका केमिकल अली, जब बगदाद बॉब, क्या बोलते बगदाद बॉब, पीछे बम फूट रहा है लेकिन वो कह रहा था कि सब कुछ नियंत्रण में, कुछ नहीं हो रहा, कहाँ है, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, अमेरिका को हमने हरा दिया है। पिछले वाले में भी जो सूचना आती थी, भारत में जो अखबारों की हेडलाइन होती थी वह इराक के प्रति, सद्दाम हुसैन के प्रति सहानुभूति वाली होती थी। तो उस समय हमको ये पता नहीं, हमको ये मतलब आर्थिक जो अर्थ का जो पन्ना होता है ना, उसमें ये सब चर्चा होती थी कि देश में जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पर पूंजीवाद एक ऐसा शब्द था जो कि चुभता था भारत में, क्योंकि पूंजी लगा था उसमें। और जैसा कि आपने कहा कि लेफ्ट और राइट और संघ, और हमारे यहाँ आर्थिक नीति पे सब में सहमति है, बाकी चीज़ों में सहमति हो ना हो, इस बात पे सब में सहमति है कि हमें झूठ ही बोलते रहना है, कभी भी सच नहीं बोलना। तो दोनों भी उस समय बहुत, मनमोहन सिंह ने बहुत हिसाब से उदारीकरण का नाम देते हुए, पूंजीकरण नहीं उदारीकरण, कि हम थोड़ा सा उदार हो रहे हैं, हम बाजार को जो है, भारत को एक बाजार नहीं बना रहे, पर हम थोड़ा सा उदार हो रहे हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात जो थी वही हुई थी उस टाइम में, पर उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे पड़े हैं और बहुत सारे ख़राब भी पड़े हैं। और हम उस व्यवस्था में जी रहे हैं कि आज हम अपने आप को दुनिया की सबसे 5वीं सबसे बड़ी या 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी मानते हैं और हम मानते हैं कि हम सुपर पावर हो जाएंगे। पर यकीन, जनसंख्या की बदौलत, हाँ जनसंख्या की हाँ, बदौलत। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर मनमोहन सिंह वो कदम नहीं उठाते, और शायद मतलब कोई ना कोई तो उठाता ही, पर वो एक मोमेंटस टाइम था कि हमने पटरी चेंज करने की कोशिश की और नए दुनिया को एक्सप्लोर किया। नहीं तो भारत बहुत अजीब सी इकोनॉमी थी हमारे यहाँ, जो है उत्तर भारतीय नेताओं से नहीं होना था। 2 कार कंपनियां, 2 स्कूटर कंपनियां, 2 रेडियो बनाने वाली कंपनियां, है ना, 2-4 टीवी बनाने वाली कंपनियां, ऐसे ही चल रहा था हमारा, और बहुत खुशी खुशी जीवन जी रहे थे, सब कुछ बंधा हुआ था। और हम अमेरिका को गलत बात मानते थे कि वो ऐसा होना गलत है, कोक, पेप्सी इत्यादि जो है वो गलत चीज़ें हैं, पीना गलत है, पर एक व्यापार के लिए तो बुरा नहीं है। उस हिसाब से देखिए तो हम यह मानते थे कि पूंजी शब्द ही गलत है। और अभी भी लोग अमीरों को धन पशु बोलते हैं और बहुत आराम से बोलते हैं, वो मानसिकता अभी भी नहीं गई है कि अरे धन पशु लोग हैं, मतलब पशु ही हैं, पैसे हो गए बस। तो अब जो है हमारे घरों में भी पैसे के लिए रिस्पेक्ट है, व्यापारियों के लिए रिस्पेक्ट है। मैं मतलब 91 के बाद मैं ये देख सकता हूँ बहुत क्लियरली कि 91 तक जो व्यापारी थे, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, वो कहा जाता है ना, लक्ष्मी हमेशा सरस्वती के सामने झुकी रहती थी, वो बदलने लगा। 91 के बाद सरस्वती और लक्ष्मी जो है उनका इक्वेशन चेंज हो गया, सरस्वती लक्ष्मी के आगे झुकने लगी, ये बदलाव आया। और तब से अभी तो खैर लक्ष्मी माता का राज्य है। ऐसा कहा जाता है कि अगर राजीव गांधी सत्ता में आते तो वो शायद ये कदम उठाते, बाकी उत्तर भारतीय चेहरे राजनीति के उस वक्त वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि इतना अनपॉपुलर डिसीज़न लें। ये हुआ जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और वित्त का दायित्व मनमोहन सिंह को दिया गया। 91 की इस पूरी परिघटना में 2 चीज़ें, जैसे एक तो ताऊ ने बताई कुवैत वाली कि इराक और अमेरिका का युद्ध, और उसमें पहली बार जो इफ़ेक्ट आया वो ये था कि बीबीसी के तमाम प्रसारणों में मिसाइलों के जाने की झाँव झाँव, सूं सूं और धड़ाम धड़ाम इस तरह की साउंड्स सुनने को मिली। तो युद्ध का एक अनुभव अपने कानों से ले करके और अखबार में देखे गए चित्रों से फिर उसको रिलेट करके, जिन घरों में टीवी था वो मिसाइल गिरते हुए देख सकते थे। बिल्कुल। CNN, इनफैक्ट CNN इसलिए बना, गल्फ वॉर, उसकी सक्सेस के लिए गल्फ वॉर को ही क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि आप पहली बार
युद्ध का प्रसारण देख रहे थे। उसके पहले वो हुआ नहीं था कभी। और इंदिरा गांधी के ना रहने के बाद में एक नाकाम प्रधानमंत्री की छवि अर्जित कर चुके राजीव गांधी, जो खासे अलोकप्रिय हो गए थे बोफोर्स वाले पूरे मामले के बाद, और जिस तरह से सत्ता बदली वीपी सिंह चंद्रशेखर के दौर को लोगों ने देखा, उसके बाद में जिस व्यक्ति को लोग गरियाने लगे थे, अचानक से उसको याद करके उनकी आंखें भीगने लगी, क्योंकि 21 मई 91 को ही राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। तो वो भी आया कि एक व्यक्ति जिससे आप निहायत नाराज बैठे हों, अचानक से आपकी आंखों में उसके लिए पानी है, ये भी हुआ। दूसरी चीज जो हुई कि लोगों को लगा कि कांग्रेस का अब यहां से अंत हो गया है, ये सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस जैसी कोई पार्टी होगी नहीं, क्योंकि गांधी जैसा कोई शब्द नहीं होगा। ये तो राजनीति में आने के बारे में उस वक्त गांधी परिवार से कोई सोच भी नहीं रहा था। 91 में राहुल, प्रियंका, सोनिया, किसी के दिमाग में ये विचार भी नहीं था कि उनको राजनीति में जाना है। वो इतना डर चुके थे, घबरा चुके थे, और इसलिए 5 साल बहुत कुछ होता रहा उसके बाद में। फिर जब ये हुआ कि नहीं, गांधी परिवार ने तय किया कि नहीं, हमें राजनीति में आना ही पड़ेगा, और सोनिया गांधी ने फिर इनिशिएटिव लिया, और कैसे सीताराम केसरी और शरद पवार, इन लोगों की पूरी पकड़ को, और नरसिम्हा राव, इन सब लोगों की मुट्ठी से कैसे कांग्रेस छीनी गई, वो एक अलग कथा है, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन ये 2 घटनाएं, राजीव का मरना और ये बहुत लोगों का अंदाज़ा लगाना कि एक तरफ राम मंदिर का आंदोलन है और दूसरी तरफ गांधी विहीन कांग्रेस है, तो अब शायद ये कांग्रेस के अंत की ऑबिचुरी लिखी जानी शुरू हो गई थी 91 में। ये तिपहिया वाहन कहा गया इसको जब ये आया कि एलपीजी के ईंधन पे चलेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो शब्द थे, ये शब्द उस तरीके से जो अभी आप कह रहे थे कि उदार कहा गया, हमने ये नहीं कहा कि हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी, हम जब पढ़ रहे थे स्कूलों में तो हमें बढ़ाया गया भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सहकारी भी है और प्राइवेट ये भी है। प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एप्रीहेंशंस तभी भी समाज में थे, और अभी भी जैसे जब जब बात होती है कि सरकार इसको बेचना चाहती है, इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, भारत एक समाज के तौर पर अभी भी क्या प्राइवेटाइजेशन को लेकर के उतना सहज हो पाया है? नहीं हो पाया। इस पीढ़ी के लोग तो सहज हुआ चाहते हैं क्योंकि तनख्वाह अच्छी मिलती है, जबकि सरकारी चीज़ों पे आप चाहेंगे भले ही पैसा डूब गया हो LIC के IPO में, पर एक भरोसा रहा उसमें लोगों का कि यार सरकारी चीज़ें नहीं, और सरकारी नौकरी जैसे जो व्यक्ति किसी छोटे ज़िले से या तीसरे दूसरे दर्जे के जो शहर हैं वहाँ से निकल करके दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई जा करके कुछ और कमाल कर सकता है, अभी भी उसके माँ बाप ये सोचते हैं, और कई बार लगता है कि वो जायज़ सोच रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे घर है, तुम्हारे पास यहाँ पे खेती पाती है, तुम्हारे पास यहाँ पे लोग हैं, और तुम्हारे माँ बाप या चाचा, ताऊ, बुआ, ये सब लोग भी यहीं पे हैं, तो तुम बाहर जा कर के क्या कमाल लोगे, क्या उचार लोगे? तुम यहीं रहो, यहीं पे कुछ करो, और B.Ed कर लो किसी तरह से करके, है ना, और वो टीचर्स ट्रेनिंग वाला निपटा लो, या ये SDM लग जाओ, PCS क्वालिफाई कर लो अभी भी, या प्रोफेसर हो जाओ कहीं पे किसी डिग्री कॉलेज में, अब तो तनख्वाह अच्छी हो गई है। तो अभी भी घर में हम लोग से पहले की जो पीढ़ी है उनका सोचना यही है कि ये निजी क्षेत्र जो है ना, किसी का होता नहीं है, और वो बहुत सही बात भी है। निजी क्षेत्र में काम करना होटल में रुकने जैसा है। लेकिन देख, बाबा ने बोला ना, सही बात भी है। ये अनुभव कहाँ से आया? क्योंकि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट क्षेत्र था। आप ये सोच लें कि सरसों का तेल भी सरकार बनाती थी, या कोऑपरेटिव बनाते थे, या सरकारी फैक्ट्रियाँ थी जिसमें सरसों का तेल बनता था। सारे पुल देश में और सारी सड़कें सरकार के कर्मचारी बनाते थे, उसमें इंजीनियर, ये सब सारे लोग सरकारी होते थे। सरकार स्कूटर बनाती थी, सरकार साइकिल बनाती थी, सरकार कपड़े बनाती थी, टेलीफोन तो कर सरकार ही बनाती थी और सरकार ही देती थी। सब कुछ सरकारी था। वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, और वहीं पे बाबा ने जो कहा कि वो उसमें एक भरोसा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, बहुत बुरा होगा तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, बहुत बुरा हुआ तो
नहीं तो नियमित समय पे मुझे प्रमोशन मिलेगा और मैं ये होकर रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, क्या करें, क्या लिखा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए हाँ, नौकर बने, पेंशन मिली और मर गए। इतना कंफर्ट और सर्टेनिटी लाइफ में थी, क्लैरिटी थी। अभी क्या गया है, सिर्फ पेंशन गया है और हालत देखो अग्निवीरों की। यही है ना बाबा। हाँ, हमें हम जो इस कमरे में बैठे हुए लोग हैं, नहीं, पेंशन का ये दूसरा ये है कि कंपनी बंद हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे लोग एलएमएल वेस्पा में काम करते थे और उसका प्लांट बंद हो गया। हमारे यहाँ रायबरेली में लोग आईटीआई में काम करते थे, वो फैक्ट्री बंद हो गई, तो नौकरियां चली गई ना। हाँ, और लेकिन जो प्राइमरी में पढ़ा रहा था, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, सिंचाई विभाग में था, जल निगम में था, प्राधिकरण में था, उनकी नौकरी तो कहीं नहीं गई। और ऊपर की आमदनी भी कहीं नहीं। हाँ, वो तो खैर अरिया झार है ही। इतना ही होता है। देखिए, ऊपर की लेकिन आमदनी, देखिए आप, हमारे तब से लेकर अभी तक हमारे जीवन आमदनी में का जो शब्द है उसमें केवल इतना व्युत्पन्न होता है कि सरकारी नौकरी में सब ऊपर की आमदनी कमाते हैं, प्राइवेट नौकरी में केवल कुछ लोग ऊपर की आमदनी कमाते हैं। कुछ का कमा के अति धनाढ्य हो जाना बुरा है। प्राइवेट नौकरी में ऊपर का कुछ नहीं करप्शन, होता, सब नीचे का होता है। प्राइवेट कंपनी में ऊपर जो शेयर बेच के दुनिया को मूर्ख बना करके, अलिया गोचर करके, कर्मचारियों का शोषण करके, जो मुट्ठी भर लोग ऊपर बैठ करके मालिक बन करके खून चूस रहे होते हैं, मालिक, हाँ, उनका लाभान्वित होना। मतलब मैं ये कहता हूं कि करप्शन कहीं जाएगा नहीं, लेकिन करप्शन में सबकी हिस्सेदारी हो, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। मुझे लगता है इस बात पे तो ताऊ सहमत होंगे। नहीं, इस बात में ये हूं कि ये जो क्रम है ना, ग्रेजुएट हुए, नौकर बने, पेंशन मिली, हट गया है, मर गए अभी भी है, वो तो निश्चित है। नौकर भी बन जाते हैं लोग, हम सभी हैं, और ग्रेजुएट भी हैं। पेंशन जो है ना, वो सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था कि उन्हें नौकरी छोड़ने के बाद भी पेंशन मिलेगी जब तक वो मरे नहीं। वो जीवन से हट गया है। वो 91 से ये सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक पहुंचा है, जिसमें कि ये सब चीजें हट रही हैं। ट्रेन और पर सरकारी क्षेत्र में दो चीजें ऐसी होती हैं जो सबसे बड़ा कारण है कि लोग क्यों सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। एक तो स्थायित्व और दूसरा जवाबदेही। जवाबदेही नौकर और विभाग वाली, लोगों के प्रति नहीं। यही एक संकट रहा। अगर लोगों के प्रति भी जवाबदेही रहता सरकारी सिस्टम, तो सरकारी सिस्टम को रिप्लेस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि सरकारी सिस्टम में जितनी व्याधियां गिनाई गई उससे कम व्याधियां निजी क्षेत्र में हैं, उससे ज़्यादा व्याधियां हैं। लेकिन हमेशा निजी क्षेत्र के लिए रास्ता बनाने का जो पहला वाक्य है ना, वो ये होता है कि सरकारी सिस्टम से तो कुछ होता नहीं है। सरकारी स्कूल देख लीजिए, सरकारी अस्पताल देख लीजिए, सरकारी सड़क देख लीजिए, सरकारी पुल देख लीजिए, सरकारी टंकी देख लीजिए, सब चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर हैं। ये पहला लाइन होता है। और फिर इस लाइन के बाद धीरे से फिर जो प्रेमिका होती है वो मेहरारू को रिप्लेस कर देती है घर में अचानक से, कि दूसरी लयाएँ हैं। दूसरी जो आई है वो ज़्यादा चमकदार है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा। लेकिन बाबा, जब तक सरकार है तब तक सरकार हमेशा है, हर जगह है। सरकारी नौकरी रहेगी। सरकारी नौकरी उस क्षेत्र में नहीं होने चाहिए था जहाँ पे सरकारें पहले थीं। आज भी हैं बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पे सरकार को नहीं होना चाहिए। बस चलाना सरकार का काम नहीं था, कार बनाना सरकार का काम नहीं था। जो हमारी सरकारों ने किया वो एक तरह से कहिए कि हद था कि कंबल भी बना रहे हैं। मुझे मतलब मैं यहीं पे आपसे असहमत होता हूँ, और हर बार वो इसलिए कि कंबल बनाना आपका काम नहीं है। आपका जो काम है, जैसे अभी गलत जगहों पे हो रहा है ना सब कुछ। शिक्षा सरकारी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सरकारी होनी चाहिए। अरे आप टैंक बना सकते हैं, आप मिसाइल बना सकते हैं, आप बस नहीं बना सकते हैं। नहीं, आप आपको टैंक भी नहीं बनाना। आप देखिए ना ऑटोमोबाइल का मार्केट में क्या हुआ। कोई देश तो बना रहा है। आपको टैंक भी नहीं बनाना चाहिए, आपको मिसाइल भी नहीं बनाना चाहिए। मिसाइल भी निजी आदमी बनाए। आदमी जो अच्छा बना सकता है उसको बनाने दे दो। आप क्यों बनाएंगे? ये था भारत में कि उस समय जब हम बने थे, हमारे पास उतने उपयुक्त लोग नहीं थे। अरे लिटरेसी 8-10% होती थी इस देश में। जब हम आज़ाद हुए तो इंजीनियर नहीं थे, सब ब्रिटिश सिस्टम के थे। तो आपको पास किया हुआ आदमी, और कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं था। शोषण का ऐसा दौर था
कि उस समय बोला जाता था, अभी भी बोला, अपने अब बदल गए नाम, टाटा बिरला। यही था, अमीर का मतलब टाटा और बिरला। बिरला अमीर थे, टाटा अमीर थे, उन्होंने ही व्यापार किया था, बाकी लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जितनी जल्दी इस प्रक्रिया को खत्म हो जाना था और अमीरों को जगह देनी थी, उतनी जल्दी हुआ नहीं। वो दो ही लोग, टाटा बिरला, हमें 91 तक बोलते रहे। ये था कि उसी, अगर हम ये काम 60 में 70 में शुरू कर देते तभी हम बहुत आगे होते, बहुत सारे अंबानी अदानी पैदा हो चुके होते। लेकिन हम टाटा और बिरला में उलझे रहे, क्योंकि हाँ, लेकिन वो कंट्रीब्यूट क्या करते? अंबानी और अडानी होकर के क्या कंट्रीब्यूशन अंबानी और अडानी का हो गया राष्ट्र निर्माण में या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में? किसी और से तकनीक क्रय करके और यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों का शोषण करके और उससे कोई प्रोडक्ट बना करके उन्हीं लोगों को बेचना, ये तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो चिंदी चोरी है। और आप ये देखिए कि इस देश में जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं अच्छे, वो सारे के सारे सरकारी संस्थानों ने किए हैं। एक भी निजी क्षेत्र का व्यक्ति कोई अच्छा तकनीक या कोई अच्छा सॉल्यूशन लेकर के नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा वेलफेयर और मेजॉरिटी को एकोमोडेट करने के फार्मूले पर नहीं चलेगा, वो हमेशा मेजॉरिटी को एक्सप्लॉइट करने के फार्मूले पे चलेगा। लाभ के लिए एक कारखाना चलाना और लोगों को इंगेज करने के लिए एक कारखाना चलाना और उसको डेवलप करना, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। और इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि सरकार को भी करना चाहिए, बाकी लोगों को भी कराना चाहिए। और अगर आपकी बात पे सहमत हुआ जाए तो उसमें सहमति तो मैं चाहता ही नहीं हूँ उसमें केवल नहीं, अगर वो होने लग जाए वो स्थिति, तो उस स्थिति में केवल ये होना चाहिए कि ठीक है, आप बसें बनाइए या बसें आप चलवाइए, लेकिन उनको मॉडरेट करना, उनके रेट्स, उनके रूल्स, इन चीज़ों का नियंत्रण सरकार के हाथ में कहीं ना कहीं एक सीमा में होना ही चाहिए। अगर पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर निर्भरता रहेगी तो उसका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होगा। होता क्या है, रेलवे स्टेशन से किसी चौराहे जिसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है और वहाँ तक आराम से रिक्शा 20 रुपये में जा सकता है, लेकिन हम और आप जो बाबू साहब बन गए हैं शहर में कमा करके और 30 रुपये का मसाला खा लेते हैं, उनको लगता है यार 30 मांग रहा है 30 दे दो, क्या होता है? 30 मांग रहा है 30 दे दो, क्या होता है? से तो रेट खराब होता है। जो व्यक्ति 20 रुपये दे पाने की स्थिति में नहीं है या 20 ही रुपये दे पाने की स्थिति में है, उसके लिए वो परिगमन, उसके लिए वो परिवहन असंभव हो जाता है। और यही हुआ है इस देश में तमाम सारी चीज़ों को लेकर के कि जब हम केवल और केवल सुविधा और लाभ, मुनाफेखोरी के हिसाब से जब प्रोडक्ट बनाने लगते हैं तो हम एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को छोड़ देते हैं। देखिए, सिद्धांत में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, व्यवहार में हकीकत ये है कि जब आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमेशा नीचे जाता है। व्यवहार में यही हुआ है दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो 30 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके लिए एक सिस्टम अपने आप खड़ा हो जाता है एंटरप्रेन्योर्स का, जो उसको 10 रुपये में अवेलेबल कराता है। यही सिस्टम है। आप अगर खोल देंगे, अगर आप नियंत्रित रखेंगे तो हो सकता है 10 रुपये वाला रहे, लेकिन जिसको 10 में फाव नहीं पड़ेगा ना, वो घुसेगा नहीं उसमें, बनाएगा नहीं। और ये विचार, ये जो आपने कहा, इस पर मैंने बहुत सोचा है कि इस देश के वैज्ञानिक जो है सब सरकारी जगहों में काम करते थे, वहीं से तो विकास हुआ सब चीज़ का। किसी प्राइवेट आदमी ने क्यों नहीं किया? आप थोड़ा अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, करने ही नहीं दिया गया। आप नहीं कर सकते थे बहुत सारे काम, हर चीज के लिए लाइसेंस का वो सिस्टम था। आज हम मानते हैं ना कि हमने अभी वैक्सीन बना ली 2 कोरोना के टाइम में, जैसे बनाई हो, एक बाहर से आया, एक यहाँ पे डेवलप हुआ। हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं बनती थी, अभी भी नहीं बनती। सरकार दवाई बनाती थी, पेटेंट मुक्त दवाइयाँ, ये वो बहुत सारे नियंत्रण करके। मोदी जी ने सरकारी वाली ही वैक्सीन लगवाई है। पर आप ये देख लीजिए कि इस देश में, जिसको अभी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भी पावर हाउस होता, वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का भी पावर हाउस होता। अरे 30 साल से ज्यादा, हम 2022 में हैं, 91 में हुआ, 32 साल हुआ चाहते हैं धीरे धीरे उदारीकरण को आए हुए। क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर कुछ उखाड़ पाया? इसीलिए ना, एक चीज बताइए ना, जो 32 साल में उखाड़ पाया। बस खुल गई, बस जा चुकी थी। जब देश आजाद हुआ उस वक्त नेहरू के पास कोई विकल्प नहीं था कि सारी चीजें नेहरू जी को ब्लेम नहीं कर रहे प्लीज। एशियन टाइगर्स ने वो जगह ले ली, फिर आपके लिए वो रेस में नहीं थे आप।
जो आपके चाइना ने कर दिखाया, और क्या किया उसने? हाँ, तो रेस में नहीं कम्युनिस्ट थे तो हमने सिस्टम यहाँ पे औद्योगिक दलाल तैयार किए। हम क्या जो हुआ, बाहर से तकनीक हम उठाते जैसे हैं। घुसे ना, उस समय रेस एक ही खुली थी, वो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और देखिए किस फर्राटे से कब्जा कर लिया हमने उस पर। दूसरी वाली खुल चुकी थी, बस जो मिली उस पर चढ़ लिए। अगर ये विजन उस समय अच्छा, मजबूरी में हुआ हो। आईटी में क्या किया हमने, हम ये भी समझना चाहते हैं आपसे। मैं ज्ञान नहीं, आईटी में हमने आपने कहा कि हम सही रेस में घुस गए और हमने क्या उखाड़ा, हम तो आज तक समझ नहीं पाए कि आईटी सेक्टर में भारत ने क्या उपलब्धि हासिल की, सिवाय सस्ता श्रम पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोवाइड करने के। हमने कौन सा इनोवेशन यहाँ पे किया? आज भी 90% लैपटॉप, मोबाइल, सारी चीजें चाइना से, दुनिया जहान से बन के आ रही हैं। नहीं, बनने मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे हैं, और हम केवल लेकिन उन लैपटॉप्स में जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हम बनाते हैं। हाँ, क्योंकि सस्ता श्रम है वो, तो क्योंकि हमसे सस्ता कोई बना के देगा नहीं दुनिया। नहीं, उपलब्धता है श्रम की। अगर आप कम होते तो आपका श्रम महंगा होता। आपने इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं तो आपके बच्चों में कंपटीशन है, तो रेट कम हो जाता है। लेकिन सस्ता श्रम हो, पर यह है कि हम ये कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। दुनिया के किसी भी मॉल में किसी भी व्यापारी, कोई भी आदमी कहीं पे कुछ काम कर रहा होता है, वो हम बनाते हैं। हाँ, विदाउट ओनरशिप हम बनाते हैं, जैसे मजदूरों ने ताजमहल बनाया। हाँ, हम बनाते उतना हैं, ही सच है। हम बनाते हैं, हमारा बनाया हुआ है, और उसमें ओनरशिप का बात नहीं है। ओनरशिप जो है हमारी है, बहुत सारी कंपनियों में ओनरशिप हमारी है। अब वो ओनरशिप का गूगल का कोई मालिक नहीं है, हमको लगता है मालिक है। नहीं, हमको माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स नहीं है। गूगल का कोई मालिक नहीं है। गूगल को पता है कि उसका मालिक कौन है, उसका देश कहाँ है, उसके बहुत सारी इन्वेस्टर्स, वो वहां क्यों है? नहीं, वो वहां क्यों है? तुम तार छेड़, इस बात पर गौर करना चाहिए। वो वहां पर क्यों है, वो यहाँ क्यों नहीं है? HCL हमारे यहाँ है, इन्फोसिस हमारे यहाँ है, पर गूगल वहां क्यों है? ट्विटर वहां क्यों है? आप यहां करके दिखाओ आज भी। अरे ढकोसला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको फायर का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको किस किस के लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप मतलब फ्रिज रखिएगा अपने ऑफिस में, उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहां भी उदाहरण दे रहा हूं मैं, वहां पे भी फायर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। पर वैसे कोई चीज अगर हम सस्ते में, कंजम्पशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आदमी यहां से सिंगापुर जाके बिजनेस क्यों खोल रहा है? इंडियंस वहां चले जाते हैं, वही मैं कह रहा हूं, और वहां इन्वेस्ट करते हैं। आप जो कह रहे हैं, मेरी बात भी वही थी कि 32 साल बाद या 8 साल बाद वो ईज ऑफ बिजनेस क्यों नहीं स्टैब्लिश हो पाया? उदारीकरण जिस ईज के लिए आया था, वो ईज जो है अभी भी टीज क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ नियंत्रण सरकार के हाथ में है। वो छोड़ती है जितना, उतना ही आपके हाथ में आता है। शक्ति जो है वो केंद्रित है। और ये जो सरकार है ना, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, और बहुत कुछ उन्होंने किया है उदार, अपने टाइम में भी उन्होंने किया है, सतत है। मनमोहन सिंह ने किया पहले दौर में, फिर प्रधानमंत्री बने, उन्होंने थोड़ा और ढीला किया, ये आए तो थोड़ा और ढीला किया, पर ये अभी भी नियंत्रण छोड़ने की स्थिति में नहीं है। GST आने के बाद भी देश के लोगों ने बेईमानी करने के तरीके निकाल लिए, तो आप रेट देखो कितनी पड़ती है। हाँ, मतलब सरकार, रोज मैं सिर्फ यही देखता हूँ सरकार से ही प्रेरित है, क्योंकि यहाँ राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से कहती रहती हैं कि हमारा GST का शेयर आया नहीं। हाँ। और ये उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से GST शुरू हुआ। नियंत्रण कोई नहीं छोड़ना चाहता। सरकार भी बेमंटी कर रही थी, मनाई भी बेमंटी कर रही। अमेरिका में सरकार, अमेरिका को जो भी कर ले, उन्होंने दुनिया को एक मॉडल दिया, शक्तिशाली हो गए तो लोगों ने उसको फॉलो करना भी शुरू किया। यार, उनके की जो शक्ति है वो व्यापार से आती है। अमेरिका की कोई हैसियत नहीं रहेगी जिस दिन वो एक शक्तिशाली, आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अमेरिका में लोगों की हैसियत अभी भी 2 कौड़ी की है। उनके घर, उनकी गाड़ियाँ, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, हर चीज़ दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। सबसे ज़्यादा निजी चीज़ों पर निर्भर है। कोई किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। अमेरिका में जो विभेद है वो बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत क्रॉनिक। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है बाबा। सोशल सिक्योरिटी अमेरिका में है। आप बेरोजगार हैं, आपको पैसे मिलते हैं, और इतने मिलते हैं कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण, अपनी गाड़ी का पेट्रोल डीजल, अपना खाने का इंतजाम कर सकें। सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल निरीह, मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो नॉर्थ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा हैप्पी लोग रहते हैं। सिर्फ धर्म का ना होना उनकी खुशी का कारण नहीं है। वो एक हेडेक संडे वाला खत्म हो गया, वो खुश रहता है आदमी। एक कारण ये भी है कि वहाँ की सोशल सिक्योरिटी, अमेजिंग लेवल की हेल्थ केयर फ्री, एजुकेशन फ्री,
और छुट्टियां फ्री, एक महीने की छुट्टी, मतलब क्या है, हर आदमी डिजर्व कर सकता है। अमेरिका में वो नहीं है। अमेरिका बहुत ही क्रूएल कैपिटलिस्ट देश है, उसमें सोशलिज्म नाम की चीज नहीं है, लेकिन उसने एक मॉडल दिया आपको, आप उसको अपने तरीके से मैं वहीं आना चाह रहा था, लागू कर मेरे सकते लिए हो। मेरे लिए ये जो जिन कंट्रीज को आप कह रहे हैं ना कि कितनी ढील दे रखी है, मैं इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता हूँ। आप कह सकते हैं कि तुम्हारी सरकारी नौकरी ना मिलने की ग्रंथि है, उसको आनंद मिलता होगा वहाँ से, लेकिन अमेरिकन मॉडल जो है उससे मैं बहुत एग्री नहीं करता हूँ। और अमेरिकन मॉडल के जैसे बनने की कोशिश में हमने जो मॉडल अपने यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं वो मॉडल भी बहुत सस्टेन करने वाले नहीं हैं। नहीं, हमारा क्या है कि हमने नहीं, बाबा एक आध क्यूबा का भी एग्जांपल दे दो, बढ़िया मजा है। मेरा अपना ही है कि मैं क्यूबा डॉक्टर दिए क्यूबा ने। हाँ, डॉक्टर बहुत, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है क्यूबा का, है ना, बाकी केयर नहीं है। हाँ, तो बाकी बहुत केयर मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जितने बुरे सैंक्शंस क्यूबा पे अमेरिका ने लगा रखे हैं और अभी फिर लगा दिए हैं, अभी ये पिछले 6 महीने में जो नरक किया है, लोग वहां पे दाने को तरस रहे हैं। मतलब अन्याय की पराकाष्ठा अगर देखनी है दुनिया में तो आप क्यूबा और अमेरिका के बीच और अमेरिकी सैंक्शन पूरी दुनिया में कई देशों के लिए, ईरान के लिए भी नहीं, देखिए ईरान का उतना नहीं जितना क्यूबा की हालत कष्ट खराब तो बहुत है ना उनको, उनके इकोनॉमिक राइज में बहुत बड़ा एक प्राउड लोग पर अमेरिका का सैंक्शन है। अब उनसे व्यापार करोगे तो अब हमसे व्यापार नहीं कर सकते, अब कौन पंगा लेता है उससे, उसका, लेकिन उसका एक ही कारण है, वो ये सब कुछ कर पाता है ना। क्यूबा पे भी सैंक्शन इसलिए कर पाता है क्योंकि अद्भुत शक्तिशाली देश है, वैसा होना अपने 300 साल के इतिहास में संभव नहीं है किसी के लिए। और वो शक्ति एलपीजी से ही आई है। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। क्योंकि नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात है इंडिविजुअल राइट्स। अमेरिका में इंडिविजुअल के राइट्स हैं। आपको सुनने में बुरा लगता है और मैं भी इस बात का समर्थक हूं, आदमी को गन लेके चलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखो इंडिविजुअल के राइट्स कि हाँ, मैं AK-57 खरीद के चल सकता हूं, मेरा राइट है। उसके लिए लड़ते हैं वो लोग, मरते भी हैं। स्कूल में बच्चों को मार देते हैं, 60 10 20 लोग एक साथ मारे जाते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, इंडिविजुअल के राइट। अरे ढीला राइट नहीं है था इसको, आप बहुत ही गलत है, एक गन के अलावा बहुत ही और कोई गलत राइट है, बताइए ना, आपको कौन सा कंट्रोल राइट करना है? चाहिए। आदमी मरता है अमेरिका में तो अपने पीछे 5 कर्ज में डूबे हुए क्रेडिट कार्ड छोड़ के जाता है, यही उसका राइट है। वो तो मर गया ना, व्हाट्स द बिग डील ब्रो? मर गया, कर्ज से क्या होगा? कर्ज से मर गया। वैसे वो 91 में अपने के पास ये जब आया नहीं था ना बजट, उसके पहले बहुत कर्जे में था देश, हम डिफॉल्टर भी बन सकते थे। हाँ कर्जे की परंपरा 91 के बाद ही अब शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं हम ये कतई नहीं कर नहीं, रहे अभी कि हम कर्ज कर्ज परंपरा, देते क्योंकि नहीं है। हम तो आजकल इस हालत में है, थोड़ी सी मोदी जी अपने आप को, भारत को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को तो नहीं बोलना चाहिए, अब हम कर्ज देते हैं। अब अक्सर हेडलाइन में आता है भारत ने उनको क्रेडिट लाइन दिया है कि ठीक है इतने बिलियन। श्रीलंका को अभी इस मुसीबत में कोई मदद नहीं कर रहा है और हम पैसे दे रहे हैं उनको, जबकि हमारी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, पर चूंकि हमारे पास फॉरेक्स है हम दे रहे हैं। 1 बिलियन ले लो, तेल खरीद लेना कि डिनर कर लेना रात में, है ना, इस टाइप का। हाँ, 1000 रुपए किसी से उधार लेके आइए, 100 रुपए उधार दे दीजिए किसी को। हाँ, तो अपने पास क्या है, पैसे हैं, और अपन थोड़ा सा जो अकड़ हमारी है ना चाइना वाइना के प्रति भी, बस क्या है, अभी लोग बोलते हैं कि लद्दाख में जमीन लेके, कान के नीचे एक चपेट नेहरू जी के टाइम में लगाया अपने को, अपन चुप हो गए। ठीक है, इतना मजबूत देश है ना वो, लेकिन अभी देखो थोड़ा बोल के ही अपन निपट लेते हैं उससे, कर नहीं पाते कुछ, पर बोल के ही निपट लेते, नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, 1 इंच नहीं देंगे, ये फलाना ठिकाना जो होता है ना, इस तरह की बात है। उस समय तो ये होता था कि यार लद्दाख में तो घास भी नहीं उगती, दे दो। अब वो नहीं होता, अब हम थोड़ी सी अकड़ है। अभी जैसे मीटिंग होती है ना, तो अपन चाइना के बराबरी में होते हैं, क्वाड वार्ड में अपने को इज्जत मिलती है। दुनिया के 4 देश हैं, वो लड़ेंगे आगे चल के, फ्यूचर में पावर बनेंगे। मिडिल ईस्ट जो है वो पहले भिखमंगे थे, लेकिन उनको सडनली बहुत पैसा आ गया, तो हमारी कोई इज्जत नहीं रही। अभी इंडियंस की इज्जत काफ़ी होती है मिडिल ईस्ट में, ये थोड़ा सा नुपुर के मामले में गड़बड़ हो जाता है बीच में, काफ़ी इज्जत है। क्यों? उनको लगता है यार फ्यूचर में ना ये लोग बनने वाले हैं, तो वो देखते हो ना कि आगे चल ये बंदा आगे जा रहा है, तो पहले ही सलाम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, गांव में 2 भाई थे, राम और श्याम, दोनों के पास 100 बीघा जमीन थी। राम से लोग जमीन खरीदना चाहते थे, राम अपनी जमीन पे किसी को मूतने नहीं देता था।
तो लोगों ने क्या किया, जो ज़मीन खरीदने व्यापारी आए थे उन्होंने शाम को अपनी गाड़ी में बिठा घुमाना शुरू कर दिया। आप डिप्लोमेसी में क्यों चाइना के बराबर रख दिए जाते हैं, कई मंचों पे आप बराबर दिखाई देते हैं और लगता है कि आप उसको पेल रहे हैं बराबर से। उसकी वजहें बहुत सारी हैं कूटनीति में। उस मार्केट का भी फायदा हम उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हम, हमारी निर्भरता ज़बरदस्त है ताऊ। हमारा फार्मास्यूटिकल का 80% प्रोडक्ट जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं चाइना से सब आते चाइना हैं। से आ रहे हैं। हम जितनी डिवाइसेस, अरे हमारे यहाँ पिचकारी होली में चाइना से आती है, लेकिन हमारी अकड़ सिर्फ इसलिए कि हम मजबूत अर्थव्यवस्था है, अपने पास मार्केट बहुत बड़ा है। संकट ये है कि चाइना भी इसलिए सुन लेता है कि उसको लगता है कि ये मार्केट बहुत बड़ा है। नहीं, लोग तो पहले भी थे ना। पहले मार्केट क्यों नहीं था? लेकिन मनमोहन सिंह नहीं थे ना। हाँ, पहले मार्केट इसलिए नहीं था कि अपने को खाने को नहीं था। पिचकारी कहाँ से लाते? तो हीरो का पेन देखते थे चाइनीज तो खुश हो जाते। नहीं, हम पिचकारी तब मुरादाबाद से पीतल वाली आती थी, सबको सब अफोर्ड नहीं कर पाते थे बाबा। अब प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ कि आज बात अपन को करनी क्या ये थी। करनी क्या थी। अच्छा हाँ, 91 अब 91 से 92 में चलता है। हाँ, तो कुछ बातें छोड़नी भी पड़ेंगी क्योंकि ये लंबा हो गया, पर क्या क्या कर पाएंगे बताता हूँ। तो एक प्राइवेट फर्म हाँ, की, लेकिन लोगों को मजा आएगा। बहुत दिन से हमारा ताऊ का शास्त्रार्थ हुआ नहीं था। मुझे तो आ गया। हाँ। असल में हमको लगता है कि जब गुरुदत्त मरे तब हमको भी मर जाना चाहिए था और पैदा होना चाहिए था अब से 90-80 साल पहले। ये संकट हो गया, टाइमिंग गड़बड़ा गई। संकट पता है क्या है? संकट है कि अपन ना उदार एक तरह से होना चाहते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म हो, हम उदार हो जाएं, सिर्फ अर्थव्यवस्था में उदार ना हो, वो वैसा चलता रहे। इसी डायकोटमी ने हमको लील लिया है। बीजेपी सामाजिक रूप से इतनी संकुचित है, इतनी ज्यादा, और उसकी अर्थनीतियां भी ना देश स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाई जाती है, आर्थिक रूप से भी संकुचित है। कहने को गवर्नमेंट उनके हाथ में नहीं है पार्टी के पूरी तरह से, क्योंकि एक बार उदारीकरण कर दो ना तो फिर मामला हाथ से निकल जाता है, पैसे भी कमाने हैं। तो मोदी जी स्वदेशी जागरण मंच को ढूंढ नहीं पाते, तो नारे बीच बीच में देते हैं आत्मनिर्भर स्वदेशी, पर हकीकत यह है कि आप जब एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं दुनिया में, चाहे डिप्लोमेटिकली और ट्रेड के लिए, तो आप एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी हो जाते हैं, चाहें ना चाहें। हाँ, मतलब अगर अमेरिका का सैंक्शन नहीं लगा हुआ है तो आप उसका हिस्सा हो जाते हैं, तो फिर आपको उसी समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। अब पहले वाली बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। कपड़ा जो है, हमारे यहाँ कपड़ा होता था मार्किन, जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। मार्किन कपड़ा होता था, बहुत उसको मार्किन कहते हैं। हाँ, अमेरिकन जो है ना, उसका बांग्ला वर्ड है मार्किन, मार्किन जुक्तो राष्ट्रो बोलते हैं। अच्छा। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बांग्ला में अच्छा, मार्किन जुक्तो राज्य बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन कपड़े आते थे अपने यहाँ, मैनचेस्टर के कपड़े आते थे, इसलिए हम अपने देश में हर शहर को बोलते हैं कि कानपुर तो मैनचेस्टर था। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। मैनचेस्टर से कपड़े आते थे और अमेरिका से कपड़े थे। अमेरिका के कपड़े बहुत सस्ते होते थे, बहुत ही घटिया क्वालिटी के। अमेरिकन तो नहीं पहनते होंगे जहां तक मेरा अंदाजा है। मार्किन, हाँ, वो बनाते हैं हमारे लिए। हाँ, मार्किन का उपयोग ना लाश को ओढ़ाने के लिए होता था, नहीं, पनीर छानने के लिए भी होता था। आज भी मार्किन ही यूज होता है। हलवाई जब लिस्ट बनाता है शादी के सामान की तो उसमें लिखता है आधा किलो जीरा, 1 किलो धनिया, 250 ग्राम मेथी, 2 मीटर 250 ग्राम, हाँ, उसमें लिखता है 2 मीटर मार्किन। तो हम तब ऐसे जुड़े हुए हैं। लोग पूछते हैं भैया ये कपड़ा का हुई, धोती दे घर से पूरा, नहीं मार्किन ही चाहिए। तब भी जुड़े हुए थे, पर यही था कि लिवाइस खरीदने के लिए नेपाल जाना पड़ता था। अब जो है यहाँ पे दुकान है। चाह तब भी अमेरिकन थी, गाने तब भी अमेरिकन सुनते थे, हॉलीवुड तब भी सबसे, मतलब अब अंग्रेजी फिल्म का नाम हॉलीवुड ही था, वहाँ से आती थी। और कोक और पेप्सी को इस देश से निकाल दिया गया था एक टाइम में, और जब वापस आया उसके बदले हमने क्या किया था, कैंपा कोला और तरह तरह के सब चीज़ के नकल थे। उनका जो पीला वाला वो हमारा भी एक पीला वाला है, गोल्ड स्पॉट, ठीक है। लेकिन जब वो आया तो सचिन तेंदुलकर और बड़े बड़े स्टार जो है वो उसके, अच्छा, 91 में ये विज्ञापन भी आया था पेप्सी वाला, है ना? अरे यही है राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस बेबी। और सडनली गांव गांव में
सूखाग्रस्त गांवों में जहां पीने को पानी नहीं था 8-8 वहां पे भी किलोमीटर, पेप्सी वहां भी अवेलेबल पेप्सी मिलती थी। वो कि हमारे पास क्या साधन नहीं थे, लेकिन तब लोग शहर जाते थे तो कहते थे कैंपा कोला पिलाओ, फिर गांव में पहुंचा दिया। वो नेटवर्क, वो इन्वेस्टमेंट लोग लेके आए। अमेरिका, गन भी अमेरिका ने दिया और पीस भी अमेरिका ने दिया। मैं अच्छा कितना business अमेरिका में प्रेमी हो गया हूँ, कितना अमेरिका प्रेमी हो गया हूँ। मुझे यूएस में अस नजर आता है। एक प्राइवेट फर्म की रिपोर्ट आई है कि आपने पेप्सी का जिक्र किया और चीज़ें जुड़ के आती हैं तीन ताल में, कि हम भारत के लोग विज्ञापनों में हास्य को बड़ा पसंद करते हैं। मतलब कि आम जिंदगी में हम चाहे कितने ही असहिष्णु, चिड़चिड़े, गुस्सैल, खड़ूस हों, पर मेंटोस जिंदगी में हमारा हास्य बोध ठीक ठाक है, इसलिए फनी एड्स हमें ज़्यादा अपील करते हैं। नहीं, लेकिन हम निजी जिंदगी में भी ऐसे हैं, हम लतीफेबाज हैं, लतीफों पे नाराज होना हमारा स्वभाव है। अच्छा, पहले हम मजाक करते हैं, हर चीज से मजाक, फिर मजाक से हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से मजाक करेंगे, जेंडर से मजाक करेंगे, कास्ट से मजाक करेंगे। हम शुरुआती में ए बुलाने, उसको नाम लेके बुलाना। मजाक तो भारत में मतलब नखून से ज्यादा मजाक बढ़ रहा होता है आदमी की देह में। तो जो वो सहज हास्य पैदा करते हुए बेचने की कला है, उस पर आज अपन बात करेंगे, जो भारत के समाज में 91 से बहुत पहले से मौजूद रही है। तो गांव, कस्बों, बसों, ट्रेनों के सेल्स पर्सन कैसे होते थे, और बिजार खबरें होंगी कुछ, और आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां होंगी। पहले एक छोटा सा ब्रेक, रटा रीट सटा सीट। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।